मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनको भी तरस नहीं आया हमारे ऊपर। इस तरह की दरिंदगी वहाँ 40% लोग 2-2 शादी कर रहे हैं, एक इंडियन एक नेपाली, और उन पर जुल्म कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले से बड़ी खबर। दर्द की झेली कुरैशी ने बताया, मेरे पति सलीम कुरैशी ने मेरे साथ निर्भया कांड से भी गंदा काम किया। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। मेरे जल्लाद पति ने मेरे साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाया, ड्रग्स लेता था, मारता पीटता था। तालिबानी पति ने सारी हदों को पार कर दिया। जब उसकी हरकतों से तंग आ गई, मना करने पर भी गलत तरीके से कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए तलाक दे दिया। पीड़िता ने जानकारी देते हुए कहा, मेरी शादी 19 फरवरी 2016 में सलीम कुरैशी से नेपालगंज धाम्बोबाजी जिला काम्बे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई। शादी की दूसरी रात से ही वो हैवान बन गया। लखनऊ से लेकर फैजाबाद बड़े से बड़े डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया। पीड़िता ने भारत सरकार और नेपाल सरकार से इंसाफ की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज एक ऐसी कहानी से मैं रूबरू करवाऊंगा आपको कि जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। एक पति की एक पत्नी जो है अपने पति के बारे में बताती है कि किस तरह उसके साथ बर्ताव किया है। रहने वाला नेपाल का था और लड़की अपनी इंडिया की। कितनी मशक्क़त के बाद भी आज इंसाफ नहीं मिला। हर चौखट पे गई लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार से भी और नेपाल सरकार से भी इसने गुहार लगाई। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे वैसे ही जानेंगे कि किस तरह की सारी बातें हैं और किस तरह शादी के बाद से पति किस तरह की चीज़ें, किस तरह की हरकतें करता था। इन सब सारी चीज़ों में जानकारी लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में जो निर्भया कांड था, निर्भया से भी बदतर हाल कर दिया गया है इनका। और भैया जी ये बताइएगा कि क्या मामला था, किस मामले को लेकर किस तरह है? मेरी शादी जो है नेपाल में हुई थी। वहाँ पर नेपाल में भी इनका घर था और इंडिया में भी था। शादी करके बाबागंज इंडिया में लेके गए, 2-4 दिन यहाँ रखे, फिर इसके बाद नेपाल लेके गए और उस वहाँ पर हमारे साथ अप्राकृतिक कार्य करने लगा कुछ दिन के बाद। और मुझे जो है वो छोड़ने का चक्कर में था, इसलिए मुझसे शादी किया था अपनी भांजी की शादी कराने के लिए। और उसने हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मुझे कहीं लायक का नहीं छोड़ा है। मैं सब जगह, मेरा FIR 13 जून को हुआ है और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं SP के यहाँ भी अब एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, वहाँ पर पेश होकर मुख्यमंत्री के यहाँ भी दी, और इसके बाद जो मैं डाक द्वारा भी कई जगह भेज चुकी हूँ, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी जान को खतरा है। डॉक्टर लोग रिस्की बता रहे हैं, सारे डॉक्टर मुझे रिफ़र कर दे रहे हैं। किस बात को लेकर रिस्की है? क्या हुआ था आपके साथ कि आज आपको डॉक्टर के पास भी चक्कर लगाने पड़े और डॉक्टरों ने कई डॉक्टरों ने आपको रिफ़र भी कर दिया? क्या मामला है इसमें? वो जो है नशा दे के मुझे जो संबंध बनाता था, गलत तरीके से मुझे इस्तेमाल किया। अप्राकृतिक तरह से मेरा पूरा यूट्रस ख़राब हो चुका है, डैमेज कर दिया पूरा। और बहुत रिस्की मामला है, कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है। प्राइवेट ले रहे हैं तो वो भी 1 लाख रुपया खर्चा बता रहे हैं। कोई डॉक्टर लेने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं आपको जान बच भी सकती है, आपकी जान जा भी सकती है। ये ऊपर वाले के हाथ में है। आपने नेपाल सरकार से भी गुहार लगाई, वहाँ क्या कुछ मदद मिल पाई आपको? मैं एक बार फ़ोन भी की थी, वहाँ हमारे जान को जाना है, खतरा है। उसने धमकी दिया, आपने अगर FIR किया, कुछ भी किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यहाँ पर भी मेरे पर हमला किया गया इंडिया में, मेरे घर आकर, और कट्टे से फायर करते हुए मट्टी के तेल डालकर मुझे जलाने ही जा रहे थे, पेट्रोल। लेकिन राहगीरों के आ जाने पर मुझे छोड़ के ढकेल के कट्टे से फायर करते हुए भाग गए वो। इस तरह की दरिंदगी वहाँ 40% लोग 2-2 शादी कर रहे हैं, एक इंडियन एक नेपाली, और उन पर जुल्म कर रहे हैं। किसी को तलाक देकर छोड़ रहे हैं तो किसी पर जुल्म कर रहे हैं, नौकरानी की तरह रख रहे हैं। वहाँ की बेटियाँ या इंडिया में आ रही हैं तो आराम से रह रही हैं, यहाँ की बेटियों पर जुल्म हो रहा है। बताइए, सरकार से मैं मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ दीजिए। मैं दर दर भटक रही हूँ, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा आपके सरकार में। बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं मौत के मुंह में हूँ। कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं ले रहा, सरकारी में तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं आप प्राइवेट में जाइए, इतना बड़ा रिस्क सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेगा।
FIR दर्ज कराई, मुख्यमंत्री के यहाँ भी भेजी हूँ। ये मेरा हॉस्पिटल का सारा रिपोर्ट है, देख लीजिए, सारे रिफ़र कर दिए हैं। आप नेपाल में किस जगह शादी हुई थी? नेपाल गंधमबोजी, वहाँ पर भी उसका घर था और बाबागंज में लेकर रहता था, उसका आना जाना वहाँ से लगा रहता था। पति क्या करता था? वो ठेकेदार है, वो मिलिट्री में पुलिस में जो मीट देता है। मीट सप्लाई है। हाँ, अच्छा, आपने एक बात भी बताई थी और लिखित भी शिकायत किया था कि मिलिट्री कैंट में किस तरह के मीट की सप्लाई करते हैं? मिलिट्री और पुलिस में और होटलों में इस तरह की सप्लाई करते हैं, बकरी की और भेड़ी की मीट देकर उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर 1 किलो, और उन लोग के जान के साथ खेल रहा है और उनका किडनी और लीवर डैमेज कर रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। और मैंने बोला कि आप लोग ये ऐसा क्यों करते हैं? कह रहे उन लोग को चाहे कुकुर का मांस दो तो कुत्ते का भी दे दो तो वो भी खा लेंगे वो लोग, इस तरह का बता रहा है। अच्छा, आपके पति ने कहा? और उसके घर वाले ने, पति भी 2 नंबर का ये काम है, और वो सब वो जो है ड्रग्स लेते हैं, उसके भाई लोग, वो भी हमारा हस्बैंड, कुछ ऐसा लिक्विड रखा रहता था मुंह में कि वो मुँह से ही मुझे नशा देता था, मैं भी नशे में आ जाती थी, और इस तरह की अश्लीलता मेरे साथ करता था, मैं मदहोश हो जाती थी। बताइए, मैं सरकार से मांग करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दें। इस तरह की अश्लीलता हमारे इंडिया की बेटियों के साथ हो रहा है नेपाल में। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई, यहाँ पे अकबरपुर कोतवाली में मामला भी दर्ज हुआ, तो फिर क्या मिला मामला, क्योंकि विवेचना में क्या आपको पता चला? कह रहे यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है और ना कोई सबूत मिल रहा है, वहाँ का वो तो विदेश पढ़ रहा है, वहाँ से हम कहाँ जाएंगे लाने गवाही? मैं तो खुद गवाह हूँ ना, मेरी गवाही क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैं दवा के बल पे ही चल रही हूँ, आगे चल के मेरा कैंसर बन जाएगा अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराई तो भी जान जाना है, तो भी जान जाना है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ इतने दिनों से हरकतें इस तरह, कितने साल तक शादी का कितने साल बीता आपके? हमारी शादी 2016 में हुई थी, 29 फरवरी को। 6 महीना तक कुछ सही था, और इसके बाद जो है उसने कुछ लड़ाई झगड़ा, जैसे घरेलू मामला हुआ दहेज के लिए, बोली बोलना से मारना पीटना यही सब था। फिर मेरे घर वाले 1.5-2 साल तक मायके में ले आए, फिर ये लोग लेने ही नहीं आते थे, कैसे कैसे पहुंचाए। फिर इस तरह का हमारा 3-4 महीने के बाद इस तरह अश्लीलता हमारे साथ किया है, अपराकृतिक कार्य करने लगा। डॉक्टरों ने आपको भी रख दिया, कोई डॉक्टर हाथ लगाना नहीं चाहता इस पे? कोई नहीं लगाना चाह रहा है, कह रहे आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में गई तो बोले कि, हमने कहा कि सर पैसा भी लगेगा लेकिन गारंटी ले रहे हैं? बोले कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। ऑपरेशन सक्सेस भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। रिस्की ऑपरेशन है, सर्जन डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकते, बाकी कोई नहीं। मेरा ऑपरेशन एक बार दूरबीन वाला फैजाबाद देवा हॉस्पिटल में हुआ, उनके बस का भी नहीं था, वो भी नहीं निकाले, वैसे ही छोड़ दिए। उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो फिर आप किस तरह की बात, क्या न्याय, किस तरह के न्याय, क्योंकि उनमें है कि सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ भेदभाव नहीं। आज आप मुस्लिम परिवार से हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह क्या सरकार आपको न्याय दिलाएगी? मैं अल्पसंख्यक आयोग में भी गई, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी, तो बोले कि ठीक है आप जाइए, मैं एसपी सर को आदेश करता हूँ। लेकिन आज मैंने 14 तारीख को, 8 तारीख को एप्लीकेशन वहाँ पर दिया, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा वहाँ से भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आयोग इसलिए बनाया है क्योंकि मुस्लिम को भी न्याय मिल सके, लेकिन वहाँ भी गई, कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ जो विवेचना कर रहे हैं, उस विवेचक अधिकारी जो हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं थी कि किस तरह का काम करेंगे वो? मुझे तो उनसे उम्मीद थी कि मुझे वो न्याय देंगे मेरे दुख का। मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनको भी तरस नहीं आया हमारे ऊपर। किसने विवेचना की थी? संजय पाठक सर। ये अकबरपुर कोतवाली में? हाँ आपका तो घर पैतीपुर साइड में? हाँ, पैतीपुर साइड में है। फिर आपने ये भी कहा कि हम एसपी तक जाएंगे, तो एसपी तक आप गईं?
मैं 3 बार वहाँ पेश होकर एप्लीकेशन दी एसपी सर, आईजी, डीआईजी के पास, सबके पास मेरा एप्लीकेशन गया। मानवाधिकार में, राष्ट्रीय महिला आयोग में, सब जगह मैं दे चुकी हूँ, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के यहाँ मैं पेश होकर एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई गई कि मेरे साथ इस तरह की वारदात हुई है, इस तरह की घटना हुई है, मेरे पति ने मेरे साथ इस तरह की दरिंदगी की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई, ना तो पुलिस वहाँ तक तब पहुँची है कि उसको अपनी गिरफ्त मिले और पूछताछ करे। नेपाल सरकार से भी पिया की मांग है, पीड़िता की मांग है कि उस ऐसे दरिंदे को उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने इंडिया में भी है कि तलाक की जो तलाक पे बड़ी अंकुश लगाएंगे कि इस तरह की तलाक नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह इनके पति ने इनको तलाक दिया है। अब देखना है आगे प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।